हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। यूजीसी नेट के लिए ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट राजस्थान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, इन सभी के लिए ये मेरा जो एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ का ये जो सेशन चल रहा है, ये स्पेशली नेट और आपके डिग्री कॉलेज के लिए सहायक होगा और इससे निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप करते हैं सॉल्व, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप करते हैं, आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो सभी को ऑल द बेस्ट उनके आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नियंत्रित करने का संगठक जिसमें कृत्यों एवं परिणाम या उत्पादन का परीक्षण मानक के अनुसार होता है, वह क्या होता है? समायोजन, परिवर्तन, जांच, मूल्यांकन। तो मानक के अनुसार यहाँ पर पूछा है, मानक के अनुसार जिसका कृत्यों एवं परिणामों का परीक्षण होता है वह क्या है? जांच है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वह जांच है। नियंत्रित करने का संगठन जिसमें कृत्यों एवं परिणामों का परीक्षण करने के कई तरीके प्रचलित है, जिसमें निरीक्षण, परीक्षण, जांच, अनुसंधान प्रमुख है। ठीक है, क्या? निरीक्षण, परीक्षण तथा जांच, अनुसंधान प्रमुख है। और जिसमें से कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जांच है। इसके द्वारा परिणामों का परीक्षण मानक के अनुसार सबसे उत्तम ढंग से होता है। मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें हम कुछ क्या करते हैं? गोल्स सेट करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब हम इसको चेकिंग होती है तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमने प्रोग्राम में प्लानिंग की थी वो गोल्स को कितना अचीव कर पाई। इसको करने के लिए एक जांच, जो मानक रहता है वह क्या होता है? उसी मानक से मूल्यांकन किया जाता है, उसी मानक के द्वारा। तो यहाँ पर इसने ये पूछा है कि किसके अनुसार परीक्षण मानक होता है? तो जांच के अनुसार, और वह क्रिया मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा जांच करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, कीटाणु कोशिका जिसे प्रक्रिया द्वारा बनती है उसे कहते हैं। कीटाणु कोशिकाएं, ठीक है, ये जो प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मियोसिस, माइटोसिस, ओवल्यूशन या क्रॉसिंग ओवर। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मियोसिस कहते हैं। अच्छा, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती है उसे मियोसिस कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की है? बीजमैन ने की थी। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने? बीजमैन ने की। लेकिन इसका नामकरण किसने दिया? इसका नामकरण फॉर्मर एवं मुरे ने किया। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में, मियोसिस की जो क्रिया है वह किसमें होती है? सिर्फ जनन कोशिकाओं में होती है। ठीक, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? आधी होती है। ठीक, आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना युग्मकों के निर्माण के समय होता है, जिनको युग्मक जनक कहते हैं। युग्मकों के सामान्य गुणसूत्र संख्या आधी ही मौजूद होती है, इसीलिए इसे अगुणित कोशिका कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो मियोसिस की प्रक्रिया है यह किसमें? जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुआ। यह किसके द्वारा सूचित किया गया? यह मतलब यह कथन किसने दिया है? ठीक, तो ये है आपका FAO, WHO, योजना आयोग या ICAR। तो ये जो WHO है उसके द्वारा मतलब WHO जो है इसका मानना है कि प्रत्येक देश की परिस्थितियों एवं साधनों में भिन्नता होती है और तथा किसी भी विचार अभिव्यक्ति का प्रसार अलग अलग माध्यमों से किया जा सकता है, जो कि वहाँ की स्थितियों को इसी सही तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। WHO का मत है, जब प्रसार में इसका ध्यान रखा जाएगा तो बढ़िया परिणाम निकला जाएगा। ठीक, प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? मतलब समस्या, प्रॉब्लम का निराकरण, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वह, उसकी जो साइकिल है वह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह ड्यूई के द्वारा, रसल के द्वारा, स्मिंगर के द्वारा या स्वानसन एवं क्लार्क के द्वारा। तो यह जो चक्र है वह स्मिंजर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रसार के द्वारा ही विचार अभिव्यक्त मत का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। प्रसार की समस्याओं में भाषा प्रसार का माध्यम, विषय क्षेत्र, लिपि आदि महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो स्मिंजर महोदय हैं, इन्होंने समस्या निराकरण चक्र में प्रस्तुत किया प्रसार में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाला भविष्यवाची कथन क्या है? वस्तुपरक, परिकल्पना, असंगत या बाहरी चर या मनोवैज्ञानिक चर। तो स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाला भविष्यवाची कथन क्या है? जब भी हम भविष्यवाची कथन, इस सेंटेंस को आप पकड़ेंगे तो जो हम करते हैं वो क्या है? पहले से जो हम कल्पना कर लेते हैं वो क्या है? परिकल्पना है। मतलब स्वतंत्र चर, कोई भी स्वतंत्र चर है, उसको क्या आश्रित चर से जोड़ने के लिए जो भविष्यवाची कथन है वो क्या है? परिकल्पना है। हम पहले से कुछ परिकल्पना, मतलब पहले से कुछ अपना बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, इस प्रकार से होगी, तो यही क्या है? जो पूर्व निर्धारित, पहले से कुछ निर्धारण कर लेते हैं, वही क्या है? परिकल्पना है। और इसका प्रयोग किसमें? शोध में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं? रेशे या रफेज, जल, वर्ण यौगिक या उक्त सभी। तो भोजन के, जिससे कि हमें न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता लेकिन वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, तो वो कौन से घटक हैं? उक्त सभी। ये रेशे एवं रफेज, जो कि जो कि हमें किसके? फलों के छिलकों से, कच्ची सब्जियों से, इन सारी चीज़ों और अनाज के छिलकों से प्राप्त होता है, वह क्या है? हमारा रफेज है। और जल हम सभी जानते हैं। वर्ण यौगिक या उक्त सभी, तो ये तीनों चीज़ें क्या है? गैर पोषणीय घटक के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह करेक्ट आंसर हो जाता है कि आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाता है। तो जो भी हम फाइबर है, जो कि फाइबर मतलब रफेज जो है, और जो ये प्लांट स्पीसीज हैं, मतलब वर्ण यौगिक्स हैं, जो जिसमें प्लांट स्पीसीज हैं, वो क्या हैं? आदि भोजन पर के गैर पोषणीय घटक हैं। फलों एवं सब्जियों में बहुत सारे गैर पोषक तत्व होते हैं और साथ ही कैरोटीनॉइड, थियोलेथियोन, फ्लेवोनाइड्स, विटामिन जैसे फोलेट, सी और ई आदि होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से, भोजन के प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये है ट्राइडजिल टेस्ट जो है, यह क्या है? भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से है। ठीक है, जैसे भोजन को देखकर, भोजन को सूंघकर, भोजन को छू करके उसका किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, वही क्या है? ट्राइडजिल टेस्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फूड इन्फॉर्म्स इन द बॉडी? भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य या उपरोक्त सभी। तो जो ये भोजन है उसका ये सभी कार्य है, तो यहाँ पर वह शारीरिक मतलब फिजियोलॉजिकल वह फंक्शन भी करेगा, सोशल फंक्शन भी करेगा और मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। और जो व्यक्ति खाता है वह जो व्यक्ति द्वारा पचाया जा सके तथा वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है, वह क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। भोजन हमारे शरीर के जो इस तरह के कार्य हैं, शारीरिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य तथा मनोवैज्ञानिक कार्य, इन सभी के लिए आवश्यक होता है। MRP ऑन प्रोडक्ट मीन्स, किस उत्पाद पर MRP से क्या, किसी उत्पाद पर MRP से क्या अभिप्राय है? तो मिनिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, माइक्रो रिटेल प्राइस या मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पर MRP जो है, MRP का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो अधिकतम फुटकर मूल्य। क्या होता है? अधिकतम फुटकर मूल्य। मतलब कोई भी जो सेलर है वो इससे ज़्यादा रेट पर बेच नहीं सकता है। मतलब जो भी उत्पाद है वह इससे ज़्यादा उस पर बेचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती? इसमें कौन सी विधि है जो व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती? 24 घंटे बाद विधि, उम्र अनुसार लंबाई विधि, जैव रासायनिक विधि, रचना विधि। तो इसमें ये सारी विधियां हैं जो कि पोषण स्तर का किसी व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ये जो था, इसमें आयोग ने इसके चारों आंसर सही माने थे, क्योंकि इसमें से एक भी विधि नहीं है जो कि पोषण स्तर का आकलन नहीं करती। अच्छा, पोषण स्तर का आकलन करने के वाली कौन कौन सी विधियां हैं? तो उसमें हमारी कौन सी है? शारीरिक माप द्वारा, आहारीय सर्वेक्षण के द्वारा, जीव रसायन व अन्य प्रयोगशालाई निरीक्षण के द्वारा। हाँ, तो ये सारी विधियां हैं जिसमें क्या करती है, ये आकलन करती है पोषण स्तर का। ठीक है, तो ये जो पोषण स्तर का आकलन नहीं करती प्रश्न में, तो किसी इसमें चाहे ABCD किसी पर भी टिक जिसने लगाया था उसको पूरे नंबर मिल गए थे। तो यहाँ पर ये क्या है कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी विधियां हैं। शारीरिक माप विधि है पहली, दूसरा आहार सर्वेक्षण विधि है, तीसरी है जीव रसायन या अन्य प्रयोगशालीय निरीक्षण विधि। ठीक है, तो ये 3 विधियां हैं, और इसके अलावा ये जितनी भी विधियां यहाँ लिखी हैं पोषण स्तर का ये आकलन नहीं करती हैं। अगली है, इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के 5 खाद्य समूह पद्धति प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज, और खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद दालें एवं फलियां, दूध उत्पाद फल सब्जियां, वसा एवं चीनी, प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज, खाद्यान्न दालें फलियां, फल और दूध। तो इसमें उसने पूछा है कि 5 खाद्य समूह पद्धति इसमें से कौन है? तो वो है जो ऑप्शन नंबर बी जो होता है, खाद्य अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, वसा एवं चीनी। तो ये क्या इस तरह से 5 खाद्य समूह पद्धति है, और अलग से मैंने फूड ग्रुप का पूरा एक वीडियो डाला हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाएं और देखें, उसमें लिस्ट में आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से। फूड ग्रुप्स का मैंने अलग से बनाया हुआ है, वहाँ पर आपका 4 खाद्य समूह पद्धति, 7 है, 5 है, 11 है, ये सारी समूह पद्धति उसमें दी हुई है। ठीक है, तो हम कैसे जैसे जो भी हम खाते हैं वो हम क्या करते हैं, इसलिए खाते हैं कि जिससे हमारे शरीर में जो भी आवश्यकताएं हैं वो क्या हो, पूरी हो सकें। भोजन मनुष्य के जल एवं वायु के बाद एक अति आवश्यक चीज है। नेक्स्ट है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार को घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण करना कहलाता है। वो क्या? आत्मसात्करण, आहारीय चयापचय और पाचन आहारिकी। तो वो क्या? अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार को घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरित कहलाना क्या कहलाता है? आहारीय चयापचय कहलाता है, बेसल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाला चयापचय आहारीय चयापचय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल क्या है? वर्णक, रंजक, रंग या धागा? तो जो राल है वह क्या है? जो रेजिन है, राल को हम क्या कहेंगे? रेजिन। ठीक है, रेजिन। ये जो रेजिन है, इससे आजकल एक डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह नीचे डाल करके ऊपर से रेजिन लगा दिया जाता है और उसको फिक्स कर दिया जाता है, और वो बिल्कुल शीशे के फ्रेम जैसा दिखता है। तो राल या रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो वृक्षों का छाल और लकड़ी से निकलता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोणधारी पेड़ों में रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। राल क्या है? एक वर्णक है। रेजिन क्या है? एक वर्णक है। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी व रोगन, वर्निश, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। देखिए, रेजिन का यूज भी यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। क्या है? गम है, लकड़ी की रोगन है मतलब कि वर्निश है, और खुशबू के लिए, अगरबत्तियां बनाने के लिए, और आजकल रेजिन के कुछ डिजाइन्स भी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब डेकोरेटिव आइटम्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये
क्या है, राल क्या है, वर्णक है। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? 4 खाद्य वर्ग की, 7 खाद्य वर्ग की, 5 खाद्य वर्ग की या 11 खाद्य वर्ग की? तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा जो खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई वह 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई। पहले के, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले में सबसे पहले क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे प्रीवियस वीडियोस में यहाँ पर दिया हुआ है आपको, अब वहाँ पर आप फूड ग्रुप्स की पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अनाज एवं ज्वार बाजरा, ठीक, पहले पे क्या है, अनाज एवं ज्वार बाजरा। दूसरे पे है आपका दालें एवं फलियां। तीसरे पे है गिरियां और तिलहन। चौथे पे है सब्जियां। पांचवें में है फल। छठे पर है दूध एवं दूध से बने पदार्थ। 7 पर है अंडे। 8 पर है मांस, मछली तथा अन्य प्राणिज भोजन। और 9 में है वसा एवं तेल। 10 पर है शक्कर एवं अन्य स्टार युक्त आहार। और 11 पर है मिर्च एवं मसाले। इन्होंने मिर्च एवं मसाले की अलग कैटेगरी दी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पूरे मैंने 11 आपको, जो इन्होंने 11 भागों में 11 खाद्य वर्ग की जो अनुशंसा की है उसमें कौन कौन से खाद्य वर्ग हैं वो पूरा बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, अच्छी और बुरी, कुपोषित, अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, अनुकूलतम या अल्पतम। तो जो पोषणीय स्थिति है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसका वर्गीकरण हम करते हैं अनुकूलतम और अल्पतम। मतलब उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण, अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त को ही क्या, अनुकूलतम पोषण के नाम से यहाँ पर बुलाया गया। आप इंग्लिश वर्जन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुख्य रूप से पोषण स्थितियां 3 प्रकार की हैं, उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण एवं अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब अल्पतम पोषण, ठीक है, अपर्याप्त मतलब अल्पतम पोषण, ठीक। तो यहाँ पर इनकी विशेष आवश्यकता को पोषण तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। अगर अच्छा है तो उत्तम पोषण कहलाएगी। तो 3 प्रकार के कौन कौन से, एक उत्तम पोषण हो गया, एक अनुकूलतम पोषण हो गया, एक अपर्याप्त या अल्पतम पोषण हो गया, ठीक है। तो एक तो हमारा अल्पतम पोषण और अनुकूलतम पोषण यहाँ पर दिया हुआ है। और जो पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण यहाँ पर एक क्या होता है, उत्तम पोषण होता है। तो उत्तम अलग से कहीं पे दिया नहीं है, इसलिए अनुकूलतम और अल्पतम दिया हुआ है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उस वीडियोज़ का, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा बनाने का। और अगर कमेंट आप ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह से प्रश्न चाहिए या पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। ओके, टेक केयर, कीप लर्निंग।